तो अब तो इमरान खान को लॉन्ग मार्च करनी पड़ेगी, ये उसके पॉलिटिकल सर्वाइवल का मसला पड़ गया। वो लोगों को स्टेज पे लाना चाह रहे हैं कि जहाँ पे एनार्की हो, सिविल अनरेस्ट हो और लोग गुत्तम गुत्ता हो, घर घर में लड़ाई हो। फैसल वाडा की तरह पीटीआई में बहुत लोग हैं जो झूठ और फरेब की दास्तानें घड़ कर वहाँ पे विराजमान है, बड़े बड़े ओहदों पे बड़ी बड़ी मुराद लेते रहे हैं। और वो गोएबल्स वाली फिलॉसफी जो है ना कि इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि वो सच लगना शुरू हो जाए, यही पीटीआई बार बार हैमर कर रही है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। नाजरीन, सियासत में हर रोज कुछ ना कुछ नया हो रहा है, हर रोज नई नई खबरें आ रही हैं और आज ये खबर सामने आई है कि हुकूमत का बोरिया बिस्तर जल्द ही गोल होने वाला है और इंटरिम हुकूमत के लिए नामों पर गौर शुरू हो गया है। मुबश्शिर साहब, अगर ऐसा होता है तो कौन से नाम सामने आ सकते हैं, क्या कॉमेंट करेंगे आप इस पर? देखे माविश, मुझे ऐसा नहीं लगता। देखे, दो सिनारियोज हैं यहाँ पे, या हुकूमत जाएगी या कुछ और होगा। देखें ना, लॉन्ग मार्च के ज़िमन में अगर फ़र्ज़ करें लॉन्ग मार्च होती है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होती है, कोई लॉ इन्फोर्समेंट के साथ फड्डे होते हैं, तो फिर तो मुल्क में एमरजेंसी लगेगी। एमरजेंसी लगेगी, सिविल राइट्स हमारे जो हैं वो सारे सलब होंगे। अच्छा, दूसरी सूरत यह है कि पार्लियामेंट खुद कहे कि जी हम इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें तो आसिफ जरदारी और मियाँ शहबाज शरीफ दोनों को हामी भरनी पड़ेगी और तब जाके ये होगा। और मियाँ साहब तो बिल्कुल हामी भरने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो अभी आए हैं और अगर वो बगैर कोई कारकर्दगी दिखाए इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं तो ये तो उनकी पॉलिटिकल मौत है। ना सिर्फ उनकी बल्कि पूरी जमात की पॉलिटिकल मौत है। उनकी 30-32 साल की जो लेगेसी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसी सूरत में मुझे नहीं लगता कि ये ख्वाहिशात तो हो सकती हैं। शेख रशीद ने आज ट्वीट किया इस सिलसिले में एक, तो ये उनकी ख्वाहिशात तो हो सकती हैं, लेकिन मेरी इतला ये है कि बैकडोर मामला जितने हो रहे थे पीटीआई के और इस्टेब्लिशमेंट के, वो साकित हो गए, रुक गए, फ्लॉप हो गए और अब यहाँ से आगे बात नहीं जा रही। तो अब तो इमरान खान को लॉन्ग मार्च करनी पड़ेगी, ये उसके पॉलिटिकल सर्वाइवल का मसला पड़ गया। तो फिलहाल तो मुझे नई गवर्नमेंट नज़र नहीं आ रही अगले 10 दिन में। लेकिन सर, लेकिन शेख साहब तो बड़े पुरुमीद हैं। वो कह रहे हैं कि जो बैकडोर राब्ते हुए हैं 10 दिनों में कोई ना कोई फैसला हो सकता है। आपने शेख साहब की पिछले 6 महीने से, तो आप मेरे से रोज़ एक सवाल करती हैं ना, जितनी उनकी बातें हैं उनमें से कौन सी सही हुई है? ये पता है किस टाइप की बातें हैं? ये इस टाइप की बात है कि एक लड़की थी, वो अपनी माँ को कह रही थी कि आज रात इस घर में एक बंदा कम हो जाएगा, मुझे लगता है। वो सारे कहते थे पता नहीं कैसी बहकी बहकी बातें करी। फिर कहती थी अम्मा जी मैंने लगता है आज रात एक बंदा घट जाना है घर से। तो रात को वो आशना के साथ फरार हो गई। सुबह जब उठे और मोहल्ले वाले आए और घर वाले दूसरे मातम कर रहे थे, तो उसकी माँ ने कहा वो तो बड़ी पहुंची हुई सी, उन्होंने तो पहले ही पता चल गया सी, उन्हें पहले ही दसता से कि आज राती कुछ होना है। तो ये शेख रशीद उस तरह की बातें कर रहे हैं। अगर तो ये नसने वाले हैं किसी के साथ तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर कुछ और होने वाला है तो वो फिर पता चल जाएगा। सर, लेकिन कहा यह जा रहा है कि नवंबर पाकिस्तान की सियासत के लिए बड़ा खौफनाक हो सकता है ऐसा, और अगर हो सकता है तो क्यों? देखिए, अगर लॉन्ग मार्च होती है और लॉन्ग मार्च में पंजाब और वफाक की पुलिस आमने सामने हो जाती है, लॉ इन्फोर्समेंट आमने सामने हो जाती है, तो वाकई बड़ा खौफनाक होगा। फिर तो आप देखें, फिर एक तो एनार्की की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है खुदा न खास्ता मुल्क में। और एनार्की हो, सिविल वॉर हो, सिविल अनरेस्ट हो, तीनों जो है अपनी फॉर्म्स में बहुत ही खौफनाक चीज़ें हैं। तो अल्लाह ताला बचा के रखे उससे हमें सारों को। लेकिन अगर ये खुश उसलूबी से हो जाता है, एहतजाज भी रजिस्टर हो जाता है और कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी नहीं होती, तो इंशाल्लाह नवंबर भी निकल जाएगा। अच्छा, लेकिन सर, खान साहब का जो लॉन्ग मार्च का फैसला है वो अब अदालत में ज़ाहिर है पहुंच गया है। अगर अदालत उनको लॉन्ग मार्च करने से रोकती है तो आपके ख्याल में वो अदालत की बात मानेंगे या फिर एक दफा फिर से तौहीन अदालत के मुर्तकिब करार पाएंगे? देखिए, अदालत की बात उनको माननी पड़ेगी। अगर नहीं माने, अच्छा यहाँ पे इमरान का दो मसले हैं। अगर वो अदालत अदालत जो है ना, वो एक तो कभी उनको नहीं कहेगी कि रेड जोन में आके धरना दो, ये तो नहीं अदालत कहेगी, क्योंकि अदालत के अपने डिसीजंस पहले के मौजूद हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अदालत ये कह सकती है कि जी एहतजाज करना इनका हक़ है और यानी बैठना भी, सिट इन करना भी इनका हक़ है। तो ये आप F9 पार्क में या I8 में या I9 में, जो भी जगह इस्लामाबाद में उन्होंने मुख्तस की हुई है, वहाँ पे आके धरना दें और हुकूमत इनको मत रोके लॉन्ग मार्च के लिए। तो वो आएँ, वहाँ बैठें, कितने दिन बैठें, उसके बाद उनको वापस जाना पड़ेगा, तो वो भी एक मौत है। लेकिन अगर इमरान खान वहाँ पे रुक जाते हैं और आगे नहीं जाते, तो ये भी उनकी पॉलिटिकल मौत है।
क्योंकि अब जो है वो लोगों को स्टेज पे लाना चाह रहे हैं कि जहाँ पे एनार्की हो, सिविल अनरेस्ट हो और लोग गुत्थम गुत्था हो, घर घर में लड़ाई हो, तब जो है कोई तीसरी कुव्वत जो है बीच में आ जाएगी और यूं इस हुकूमत का बोरिया बिस्तरा गोल हो। तो इस वक्त इमरान खान बड़े फ्रस्ट्रेटेड और डेस्परेट मोड में चल रहे हैं, तो ये उसी का शाखसाना हो सकता है और तो कोई वजह नहीं महावेश। सर लेकिन कारकुनान भी बड़े पुरजोश हैं। टाइगर फोर्स की भी खान साहब से मुलाकात हुई है और जाहिर है खान साहब खुद भी यही कह रहे हैं कि अक्टूबर में लाजमी लॉन्ग मार्च होगा। अब इस सारी सूरत हाल में अगर खान साहब पीछे हटते हैं तो क्या रीजन देके फिर पीछे हटेंगे? देखिए, टाइगर फोर्स को वो तैयार कर रहे हैं मारामारी करने के लिए, लोगों से लड़ाई करने के लिए। और पिछली बारी भी हमने देखा था कि जब ये लोग इस्लामाबाद गए थे तो इनके पास काफ़ी वेपन्स वगैरह थे और बड़ा आतिशगीर मादा भी था, जिससे इन्होंने मेट्रो के स्टेशन को भी आग लगाई, दरख्तों को आग लगा दी थी और काफ़ी इन्होंने इमलाक को नुकसान पहुँचाया था। तो और यानी असला भी बरामद हुआ था, वहाँ से पकड़े भी गए थे कुछ लोग। तो इस बारी वो टाइगर फोर्स को तैयार कर रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने क्या क्या किन टारगेट्स पे अटैक करना है, ताकि उसकी वजह से गवर्नमेंट की रिटेलिएशन हो और एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो। इससे ज़्यादा इमरान खान साहब जो है टाइगर फोर्स से काम नहीं लेना चाह रहे, वरना टाइगर फोर्स तो पहले भी थी, एक वो उनकी जो वॉल्टियर्स की फोर्स थी यूथ की, 9 लाख की 10 लाख की, जिन्होंने घर घर जाके राशन भी देना था लोगों को, तो वो तो उन्होंने 5 घरों में भी नहीं दिया। तो बातें हैं, बातें देख करा लें आप जितनी मर्जी खान साहब से करानी है। अच्छा सर, ख्वाजा आसिफ ने तो इशारा दे दिया है कि अगले 1 हफ्ते में आर्मी चीफ की तैनाती का अमल शुरू हो जाएगा। आपके ख्याल में मुमकिन तौर पर कौन से नाम सामने आ सकते हैं? पहली बात तो ये है कि 1 हफ्ते में ये अमल नहीं शुरू होगा। मैं आपको ये बता दूं, ये आप समझें कि उनकी तैनाती से 1 हफ्ता पहले ये अमल शुरू होगा, तो अभी इसमें महीना है तकरीबन। तो दूसरी बात यह है कि नाम तो हर आदमी डिस्कस कर रहा है, 3-4 नाम जो टॉप के नाम है वो डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में सरप्राइजेस भी हमेशा आई हैं। जैसे जनरल ज़ियाउल हक को जब अपॉइंट किया था भुट्टो साहब ने, तो वो तो मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा नीचे उनका नंबर था। इस तरह जनरल मुशर्रफ को जब अपॉइंट किया था मियाँ साहब ने, वो भी काफ़ी नीचे से उनको प्रमोट करके किया था। तो पाकिस्तान में ये सीनियरिटी और इसका फ़र्क नहीं पड़ता, अनलेस एंड अनटिल गवर्नमेंट ये फैसला कर ले कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं सीनियरिटी की बुनियाद पे आते हैं एज चीफ जस्टिस, तो हम आर्मी चीफ भी हर दफ़ा हमने वही बनाना है। बड़ी एक अच्छी ट्रेडिशन होगी अगर वो इस तरह से हो जाए। तो अब मुझे नहीं पता, मैं इस पर क्यास राय नहीं करना चाहता। मैं ये बिलीव करता हूँ कि पाकिस्तान में जितने भी जनरल्स हैं, जितने भी कोर कमांडर्स हैं, वो सारे केपेबल हैं। जिसको भी मौका मिलेगा इंशाल्लाह वो हमें और अपनी फ़ौज को अच्छा लीड करेगा। सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। कोई दुनिया का मुल्क जो है इस तरह की बहस नहीं करता और पब्लिकली बातें नहीं करता। ये हमें ही एक इम्तियाज़ हासिल है कि हम अपनी फ़ौज की पोस्टिंग्स और ट्रांसफ़र्स और प्रमोशंस को हम पब्लिकली डिस्कस कर रहे होते हैं। सर क्या इमरान खान हुकूमत के तैनात किए गए आर्मी चीफ के फैसले को कबूल करेंगी आपके ख्याल में? क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, क्या फ़र्क पड़ता है वो कबूल करे ना करे, क्या फ़र्क पड़ता है मैं कबूल करूँ ना करूँ। ये फ़ौज है, पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन्ड अदारा है, उसके तरीक़ाकार है, उसके आइनी तरीक़ाकार है, और वो हुकूमत वक्त में वज़ीर आज़म जो हैं उनके पास है एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंट्री। वज़ीर आज़म ने तैनात करना है। मेरा या इमरान खान या किसी और का उससे मानना या ना मानना, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। और हम ये बातें करके हम क्या मैसेज दे रहे हैं किसी के बारे में, अपने आने वाले चीफ के बारे में, कि मैं इसको नहीं एक्सेप्ट करूँगा। सो आई थिंक वी शुड नॉट इवन डिस्कस सच थिंग्स एंड नाइदर शुड इमरान खान। ही शुड गेट द मैसेज दैट द पार्टी इज़ ओवर फॉर हिम, इट इज़ ओवर। सर तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वावडा साहब का एक झूठ पकड़ा है अदालत ने। उन्होंने एक मनसूख शुदा पासपोर्ट अदालत को दिखाया और कहा कि ये उनकी मनसूखी का सबूत है। ये उनकी कॉल ऑफ फेल में इतना तजाद क्यों है? फैसल वाडा ने बहुत झूठ बोले हैं, एक तो नहीं बोला, कई झूठ बोले हैं। और आपको पता है कि सबसे पहले उनकी नाअहली के लिए जो इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट की थी वो मैंने की थी, मुबशर लुकमान ने की थी, और मैंने एविडेंस दिया था वहाँ पे उनकी बाहर प्रॉपर्टीज़ का भी और उनके जाल पासपोर्ट ड्यूल नेशनैलिटी का भी। और फैसल वाडा ने पहले तो एक नेशनल असम्बली की सीट लूज़ कराई अपनी पार्टी को, फिर वो ज़बरदस्ती सेनेटर बन गए और उस बाद सेनेट की सीट भी उन्होंने एक अपनी पार्टी को लूज़ कराई। और फैसल वाडा एक कैरेक्टर है। फैसल वाडा की तरह पीटीआई में बहुत लोग हैं जो झूठ और फ्रेब की दास्तानें घड़ कर और जो है ना वहाँ पे विराजमान है, बड़े बड़े ओहदों पे बड़ी बड़ी मुराद लेते रहे हैं। और अभी तो ये शुरू हुआ है। फैसल वाडा इज़ द फर्स्ट यानी पर्सन दैट वी सी
बट आई होप कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बकाया झूठ बोलने वालों के गिर्द भी कानून का घेरा जो है वो तंग होगा। सर मैं एक बात सोच रही थी कि जर्मन में जो हिटलर पर मबनी एक डॉक्यूमेंट्री है वो नाजी पार्टी की मुहिम पर बनी थी। उन्होंने भी ज़ाहिर करप्शन के खिलाफ और हकीकी आज़ादी पर ये सब कुछ किया था। आपके ख्याल में पाकिस्तान में ये सब कुछ कैसे हो रहा है, क्योंकि उनका टारगेट भी नौजवान थे? देखिए पाकिस्तान में पीटीआई जो है अगर आप उसको देखें, इसको दो पार्टियों ने फॉलो किया था पहले। टू लेटर एंड स्पिरिट अगर किसी ने किया था वो एमक्यूएम ने किया था, जो फाशिस्ट पार्टी है उसको फॉलो, और पीटीआई ने उसको इन प्रिंसिपल किया एक्सेप्ट। लेटर एंड स्पिरिट इस तरह के सेक्टर कमांडर भी हो गए, वार्ड बॉय भी हो गए, हर जगह किसी के घर फौतगी है, किसी के घर शादी है तो वो पार्टी का बंदा वहाँ पहुँच गया और वो हेल्प कर रहा है, पुलिस में रिपोर्ट करानी है, पार्टी का बंदा साथ जा रहा है थाने में, आप भाई घर बैठे हम देख लेंगे। उन्होंने तो इन लेटर एंड स्पिरिट कम्युनिटी सपोर्ट को एम्प्लॉय किया। पीटीआई जो है वो मीडिया प्रोपेगेंडा एंड इंफॉर्मेशन डिस्टोर्शन के ऊपर वो बिल्कुल फाशिस्ट फैमिली के ऊपर चल रही है और फाशिस्ट पार्टी के ऊपर, और उनका टारगेट भी यूथ था। और यहाँ 62% हमारी आबादी यूथ है, तो पीटीआई ने पहले दिन से यूथ को टारगेट किया हुआ है। वो यूथ जिसको हिस्ट्री का ज़्यादा पता नहीं है और उस सुनी सुनाई बात पे यकीन कर लेती है या उनकी बातों में आ जाती है और उसके ऊपर वो बार बार हैमर करते हैं, और उस वजह से उनको ये उम्मीद है कि जी जब तक ये यूथ बूढ़े नहीं होते, 80-90 साल के नहीं होते, तब तक तो ये हमारे ही वोटर हैं, ये तो किसी और को वोट ही नहीं दे सकते। तो बड़ा स्पेसिफिक टारगेटिंग हो रही है, और वो गोएबल्स वाली फ़िलासफ़ी जो है ना कि इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि वो सच लगना शुरू हो जाए, यही पीटीआई बार बार हैमर कर रही है, और आप जैसे मासूम यूथ वाले जो हैं वो उसका शिकार भी हुए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुबश्शिर लुकमान साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान।